गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सर्वाइवल सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं करंट सेक्शन का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसका मॉडल आंसर करा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पेपर 2 से है। पॉलिटी वाले सेक्शन में जो करंट से जुड़े इशू है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं। भारत जैसे विविधता भरे देश में समान नागरिक संहिता को लाने की आवश्यकता एवं इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा करें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि समान नागरिक संहिता चर्चा में भी उत्तराखंड सरकार द्वारा इस पर अभी विचार किया जा रहा था। तो एक संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रो लिखेंगे हम। तो इंट्रो में है कि समान नागरिक संहिता का तात्पर्य है ऐसी संहिता जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि शादी, तलाक, विरासत इत्यादि के संदर्भ में पूरे देश में समान हो। ठीक है। इसका भी संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह सबके लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करे। इसके बाद हम देखें कि अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो वर्तमान में मात्र एक ही राज्य है, गोवा, जहाँ पे यह लागू है। वही मैंने लिखा है कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता कानूनी रूप से लागू है। ठीक है। ऐसे डीपीएससी में है, निर्देश अवश्य है कि इसको पूरे देश में लागू करना है, लेकिन इसको कानूनी रूप से मात्र गोवा है जहाँ लागू किया गया है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन का डिमांड ये है कि इससे आप क्या समझते हैं और समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता और इससे चुनौतियाँ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, भारत में सबके लिए फौजदारी कानून समान है, इसी तरह सिविल कानून भी समान होने से विधिक एकरूपता की स्थापना होगी। मतलब विधिक रूप से एक समान कानून के लिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। दूसरा है कि सबके लिए अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका के समक्ष भी एक चुनौती उत्पन्न होती है। वैसे भी न्यायपालिका का बहुत भार है और इससे भी एक समस्या क्रिएट होती है न्यायपालिका के समक्ष। तीसरा है कि लैंगिक न्याय एवं समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण। समान नागरिक संहिता में लाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो व्यक्तिगत जो कानून है जो सभी धर्मों में अलग अलग हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्पेशली अल्पसंख्यक समुदाय में कि वो वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको पूरा अधिकार नहीं मिल पाता है। बहुत से ऐसे कानून होते हैं, बहुत से ऐसी प्रथा होती है जिससे कि उनको काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो अगर एक समान विधिक सिविल संहिता अगर आ जाती है तो लैंगिक न्याय और समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण होगा इससे। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। अगर पूरे देश में जब एक समान फौजदारी कानून लागू है तो एक समान अगर सिविल कानून लागू होता है तो कहीं ना कहीं एकरूपता बढ़ेगी इससे। ठीक है। इसके बाद फिर पांचवा पॉइंट है, कुछ आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मोहम्मद अहमद बनाम शाहबानो केस एवं सरला मुदगल बनाम भारत सरकार केस में इसका समर्थन किया गया था। ये बोला गया था, जो शाहबानो केस हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए और सरकार का दायित्व है कि लागू करे इसे। तो सुप्रीम कोर्ट भी पहले बोल चुका है। और ये जो समान नागरिक संहिता न लागू होने से समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। किसी खास धर्म में वहाँ पर स्पेशल अधिकार मिला हुआ है और दूसरे धर्म में उनको उनके साथ भेदभाव हो रहा है या कुछ उस तरह का अधिकार नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। तो इस तरह से आपको 5-6 पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा कि आवश्यकता क्यों है भारत के संदर्भ में। तो ये आवश्यकता हो गया, लेकिन आवश्यकता है तो लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन लागू करने से बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। अब हम चुनौतियों पर चर्चा करेंगे कि चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें पहला पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि इसे लागू करने से मेरा प्रमुख चुनौती, ये क्वेश्चन का डिमांड भी है। तो पहला पॉइंट है कि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से टकराव। जैसे कि अगर हम लाते हैं समान नागरिक संहिता, तो आर्टिकल 14 के तो समानता का जो अधिकार है वो तो लागू होता है, लेकिन वहीं पर हम लोग जो मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, जहाँ बोला गया है कि प्रत्येक धर्म का उसका अपना कल्चर, उसका कस्टम को अपने तरीके से मानने का अधिकार उसको है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अनुच्छेद के बीच कॉन्ट्राडिक्टी हो जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच। इसके अलावा अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण जो आर्टिकल 29 से बात किया गया, वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ चला जाता है। तो यहाँ पर एक चुनौती आती है और सुप्रीम कोर्ट में मामला यहीं पर आगे फंसता है कि किसको वरीयता दिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता को वरीयता दिया जाए या समानता के अधिकार को वरीयता दिया जाए। तो ये एक समस्या आ जाती है जो एक लीगल समस्या है। दूसरा जो समस्या है कि भारत एक व्यापक विविधता से भरा देश है, ऐसे में किसी खास समूह की सांस्कृतिक भावनाएं आहत हो सकती है।
ये सिर्फ केवल धर्म का मामला नहीं है कि सारे धर्म समान हो। विभिन्न जनजातियों के अपने अलग कल्चर होता है, तो उन पे भी लागू होता है समान नागरिक संहिता। तो ऐसे में अगर हम लोग पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक डर का भावना रहेगा कि कहीं हमारे संस्कृति पर ये चोट तो नहीं है, और या उनकी संस्कृति भावना आहत भी हो सकती है। तो ये भी एक चुनौती है। तीसरा है कि विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समूहों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कहीं ना कहीं ये एक समस्या इसलिए बनती है क्योंकि अब किसी को ऐसा लगता है कि वो जो समान से लागू किया गया है वो किसी खास को टारगेट करने के लिए लागू किया गया है। तो इसलिए ये जो चीज़ है तनाव पैदा कर देती है, और धर्म के साथ साथ जो जनजातीय समूह है वहाँ पर भी तनाव का स्थिति ला सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबको विश्वास में लिया जाए। उसके आगे मैंने चर्चा किया है कि ये सब जो सभी समस्या मैं बता रहा हूँ इसका सलूशन भी आगे बताऊँगा। उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि सबको विश्वास में लिया जाए। इसका जो चौथा जो चुनौती है, विभिन्न समूहों के सिविल कानून न केवल अलग है बल्कि कई अर्थों में विरोधाभास भी है। ये बात सही है कि जो सिविल कानून होते हैं जैसे कि शादी का, तलाक का, इसके अलावा जो जो पैतृक संपत्ति है, तो अपने आप में केवल अलग ही नहीं है, बहुत जगह पर विरोधाभास का भी सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर भी एक चुनौती है। फिर यहाँ पर कि अलग अलग समूहों एवं संस्कृतियों से संबंधित हितधारकों को विश्वास में लेना एक बड़ी चुनौती है या बड़ी बाधा है। और फिर जो छठा जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं तुष्टिकरण की रणनीति। आज़ादी के बाद इसको अगर एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के लागू किया जाता तब तक लागू हो जाता, लेकिन अब तक लागू ना होने का कारण कहीं ना कहीं एक यही माना जाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी थी और राजनीतिक तुष्टिकरण की भी राजनीति, ये भी एक कारण है कि इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ये सारा आपका है प्रमुख चुनौती। ठीक है, 6 पॉइंट यहाँ पे है, आप भी इसको 6 पॉइंट में लिख दीजिएगा। अगर इसको आप एलोब्रेट करना चाहते हैं तो एलोब्रेट भी कर दीजिएगा, ये मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि आगे की राह क्या हो या उपाय, दोनों में से कोई एक लिख के टाइटल बना के आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि इससे जुड़े हितधारकों को विश्वास में लेना ताकि उस समूह का सहयोग प्राप्त किया जा सके। वही मैंने शुरू में बताया था कि एक उनको कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक आक्रमण का डर ना हो, इसीलिए उनको विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा पॉइंट है समान नागरिक संहिता से इतर कई ऐसे सामान्य कानून हैं जो सिविल विभिन्न धर्मों एवं व्यक्तियों को विधिक समरूपता प्रदान करते हैं, उससे लोगों को अवगत कराया जाए। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो शादी विवाह को लेकर भी सबके लिए समान है, उसको पहले लोगों से अवगत कराया जाए और उसका यूज करके भी लोग शादी विधि का जो सिस्टम होता है वो करते हैं, विभिन्न धर्मों में भी करते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि इसका लाभ केवल जो शिक्षित वर्ग है वो उठा पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इसको पूरे देश में इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। अगर ये चीज़ बता कर लागू किया जाएगा समान नागरिक संहिता तो आसानी से लागू हो जाएगा ये। फिर जो तीसरा पॉइंट है कानून बनाने एवं इसे लागू करने से व्यापक स्तर पर जन जागरूकता ताकि किसी भी समूह को यह ना लगे कि उनके सांस्कृतिक विश्वासों पर चोट किया जा रहा है। फिर जो चौथा जो पॉइंट है वो है कि जिस प्रकार यह गोवा में लागू है उसी प्रकार अन्य राज्यों में लागू कर धीरे धीरे कर अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया सकता है। मतलब पायलट प्रोजेक्ट पर इसको लागू कर सकते हैं। जैसे गोवा में ऑलरेडी लागू है तो ये एक विश्वास का काम करेगा कि चलो एक राज्य में तो लागू है और सक्सेस भी है। इस और छोटा राज्य सिक्किम है, उत्तराखंड लागू करने की बात कर रहा है, तो राज्य के स्तर पर लागू करके इसको अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो ये सारा था आगे की राह क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद एक निष्कर्ष आपको देना पड़ेगा। तो निष्कर्ष को बताना है कि चुनौती ज़रूर है, लेकिन हम इसको लागू करने से पहले हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो और सबको विश्वास में लागू किया जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समग्रता हम कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से पूर्व हमें विभिन्न पक्षों की ध्यान में रखना होगा ताकि इसे लागू करने के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता इस कदर समझौता ना हो कि वो राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता है तो खतरा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग समान नागरिक संहिता लागू करने के चक्कर में क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान न पहुँचा दे। तो ऐसा नहीं होना। सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के धीरे धीरे करके लागू करना होगा, इसको सबको विश्वास लेना होगा, उसके बाद आराम से लागू कर दीजिए। तो ये इसका सारा डायमेंशन था। क्वेश्चन में यही आपको पूछा हुआ था कि समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं। मैंने इसको इंट्रो में बताया। भारत जैसे विविधता भरे देश में समान नागरिक संहिता के आने की आवश्यकता है तो वही मैंने बताया। चुनौतियाँ मैंने बताया, आगे की राह बताया। इसके अलावा मैंने यहाँ बताया संवैधानिक प्रावधान क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक है, और ये टोटल मेरा 425 वर्ड में 450 से 500 में लिखना होता है। कुछ पॉइंट को एलिब्रेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर 425 में लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अगर सारे पॉइंट आ गए तो नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें और इस PDF के लिए आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर भेज दीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।